हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार भीम IAS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज एक बार फिर करंट अफेयर लेकर आया हूँ हिंदी माध्यम में। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक डिस्कशन कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे और मतलब इसका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से 101 नंबर से लेकर 150 तक, उसके बाद फिर 150 से लेकर 151 से लेकर 200 तक, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग जो तमाम सारे करंट अफेयर हमारे सामने आए उसी का हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। और सारा जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा वो लगभग इम्पोर्टेंट रहेगा, वो जानना बहुत जरूरी रहता है। उससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चौथे वन प्लानेट समिट की मेजबानी फ्रांस ने किसके सहयोग से की थी? ठीक है, ऑप्शन ए में है UNDP और ट्रैफिक इंटरनेशनल। ठीक है, ऑप्शन बी IUCN 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 IUCN, इसको इस तरह से देखना है, IUCN एवं जैव विविधता वित्त पहल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। ठीक, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक मिलकर। ठीक, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड, मतलब WWF। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ फ्रांस ने चौथा वन प्लैनेट समिट की मेजबानी फ्रांस ने किसके सहयोग से किया? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के साथ मिलकर फ्रांस ने चौथा वन प्लैनेट समिट का मेजबानी किया था। ठीक है, तो इसका डिस्कशन में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन सी है आंसर। ऑप्शन सी है आंसर, यहां भी दिया गया है। फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना था। ठीक है, और आगे देखिए दिया है शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए यही क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। ठीक है, और इसका मुख्य थीम क्या था? थीम बहुत सारे एग्जाम में BPSC में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए इस चीज के लिए हर समय सतर्क रहना है, और जहां से क्वेश्चन और बनेगा वहां पर हम क्यों लिख देंगे। ठीक, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें थीम क्या था? तो आइए प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें। ठीक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन? डेविड मालपास ने किया। शिखर सम्मेलन ने जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। कौन कौन सा? तो स्थल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, कृषि विज्ञान को बढ़ावा देना, जैव विविधता के लिए धन जुटाने और वन कटाई, प्रजातियों और मानव स्वास्थ्य के बीच कड़ी को स्थापित करना और इसे बचाए रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 यहां पर लिखा है, क्वेश्चन में है पूछा गया कि भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की खुली बहस में
कार्य योजना के कितने बिंदु का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। खुली बहस हुआ था, उसमें कार्य योजना करने का मतलब थी जैसे आतंकवाद से मुकाबला करने की कार्य योजना, ठीक है। आतंकवाद से मुकाबला करने की कार्य योजना के लिए कुछ बिंदु को रखा था खुली बहस में, तो कितना सूत्री बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है 6 सूत्री कार्य योजना, ऑप्शन बी में है 7 सूत्री कार्य योजना, ऑप्शन सी में है 8 सूत्री कार्य योजना और ऑप्शन डी में है 9 सूत्रीय कार्य योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 8 सूत्रीय कार्य योजना, ठीक। इसका डिस्कशन में देख लेते हैं। देखिए, एस जयशंकर द्वारा भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए कितना बिंदु 8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। तो पहला प्रस्ताव क्या था? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का आह्वान करना चाहिए और इस लड़ाई में कोई लेकिन अगर मगर इस तरह से कोई चीज नहीं होना चाहिए, ठीक। और सभी सदस्य राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन और उपकरणों को अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। ये सारी चीज मतलब इसी तरह से 8 पॉइंट दर्शाए हैं एस जयशंकर साहब ने, ठीक। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस लड़ाई में कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, इस तरह से कि कोई आतंकवाद अच्छा होता है, गुड तालिबान और बैड तालिबान, इस तरह से कोई कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। तीसरा देखिए, प्रतिबंधों और आतंकवाद से निपटने वाली समितियों के कामकाज के तरीकों में सुधार होना चाहिए, कामकाज के तरीके में सुधार होना चाहिए और जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट दिए थे अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को बहिष्कारवादी सोच की दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया विभाजित किया जा रहा है, ठीक है ना। दुनिया को विभाजित होने से बचाना है, ठीक। कि ये हमारा गुट का है, उस तरह से सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है, उस तरह के तत्वों को मतलब उससे सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? इस तरह से पांचवा पॉइंट देखिए यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत संस्थाओं और व्यक्तियों को सूची से हटाना और सूचीबद्ध करना वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव रूप से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई मतलब पक्षपाती तरीका नहीं अपनाना चाहिए, जिसे जो मतलब उस मापदंड में आता है तो उसे मतलब स्वतः जैसे FATF के ग्रे लिस्ट में होता है या तो ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उस तरह से उसमें शामिल कर देना चाहिए, उसमें कोई मतलब पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक। इसी तरह की बात कहे हैं। और फिर छठा पॉइंट दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठित आतंकवाद, अपराध और आतंकवाद के बीच संबंधों को पूरी तरह से पहचाना और संबोधित किया जाना चाहिए। भारत ने अपराध सिंडिकेट को देखा है 1993 में, मुंबई बम विस्फोट, इस तरह से सारा चीज दिया गया है। उसी तरह से सातवां पॉइंट दिए थे, आतंकवाद वित्तपोषण के मुकाबला करना उतना ही प्रभावी होगा जितना कि सबसे कमजोर अधिकार क्षेत्र। FATF का जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में कमजोरियों की पहचान करना और उनका समाधान करना जारी रखना चाहिए, ठीक है। ये FATF के बारे में तारीफ भी किए हैं। और फिर आठवां पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधी निकायों को पर्याप्त वित्त पोषण, यहाँ वित्त पोषण की बात के तत्काल ध्यान देना चाहिए, तत्काल ध्यान देने की बात कहा गया है किसके द्वारा? तो एस जयशंकर द्वारा, जो भारत के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति का 7वीं समीक्षा आतंकवाद का मुकाबला करने और उसे रोकने के उपायों को मौजूद करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। इस तरह से ये 8वां पॉइंट था, ठीक है, जो सवाल में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के स्थापना किसकी सिफारिश के बाद किया गया था? निम्न में से
इनमें से किसकी सिफारिश के बाद मतलब IRDA की स्थापना किया गया? ठीक, तो ये ऑप्शन में है कि इंजेती श्रीनिवास समिति, ठीक है। ऑप्शन बी में शिवरमन समिति, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है प्रदीप शाह समिति, और ऑप्शन डी में है RN मल्होत्रा समिति। तो इनमें से कौन होगा? जिसके सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का स्थापना किया गया? ठीक है, IRDA की स्थापना किया गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, RN मल्होत्रा समिति। ठीक है, अब इसका डिस्कशन में देखिए क्या दिया गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी है आंसर। तो यहाँ पर लिखा गया है इंजेती श्रीनिवास समिति जो है वो किससे संबंधित है? कॉर्पोरेट सामाजिक CSR से संबंधित है। ठीक है, और शिवरमन समिति के सिफारिश से ही नबार्ड की स्थापना किया गया 1982 में। ठीक है, अब प्रदीप शाह समिति किससे संबंधित है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र, इसको देखिए, इसको इंग्लिश में लिखिए IFSC। ठीक है, IFSC। ठीक है, इसी के अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र की स्थापना प्रदीप शाह समिति के द्वारा मतलब इसी के सिफारिश पर किया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों का सवाल का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकसित करने के लिए ये प्रदीप शाह समिति जो था, प्रदीप शाह कमेटी अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र IFSC में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकसित करने के लिए ये प्रदीप शाह समिति थे। और लास्ट जो है RN मल्होत्रा समिति, वो मतलब क्वेश्चन क्या था? तो IRDA की स्थापना के इसी के RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर ही किया गया। ठीक है, ये रिपोर्ट दिए थे 1994 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर में है, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद FSDC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो ऑप्शन ए में है, यह वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक सर्वोच्च परिषद। क्या ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, यह 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक, और ऑप्शन सी में है, इसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक, और ऑप्शन डी में है, यह रघुराम राजन समिति 2008 के सिफारिश पर आधारित सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इनमें से एकमात्र ऑप्शन सही है, वो है डी। ठीक है, अब कैसे? तो कैसे के लिए आपको सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए यहां पर दिया गया है, देखिए कैसे गलत है ये मतलब सारा ऑप्शन, केवल डी सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो वित्त स्थिरता विकास परिषद, इसकी स्थापना कब किया गया? तो यहाँ पर देखिए 2010 में कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित वित्त मंत्रालय के तहत यह एक गैर संविधिक, ठीक है, गैर संविधिक मतलब ये नॉन स्टैट्यूटरी है। ठीक है ना, इसको कहा जाता है गैर, नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है ना। तो ये गैर संविधिक शीर्ष परिषद है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया था? तो यहाँ एक संवैधानिक दिया गया था, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक, अब देखिए दूसरा बात क्या है, देखिए दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर क्या गया था, इसका स्थापना 2014 यहाँ पर लिखा है, लेकिन जबकि किया गया था कब? 2010 में। पाला लाइन में ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए
वित्त क्षेत्र के सुधारों में रघुराम राजन समिति 2008 ने सबसे पहले एफएसडीसी का निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना, और इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा किया जाता है, ये गलत बात है। ठीक है, अब ये कैसे गलत है देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है ना, देखिए यहीं पर, इसमें आगे देखिए लिखा होगा कहीं पर, देखिए पढ़ देते हैं। इसकी अध्यक्षता, हाँ यहीं पर देखिए लिखा है, वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री करते हैं, और इसके सदस्यों में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामक आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, ठीक है, के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामले के विभाग के सचिव, ठीक है, वित्त विभाग, वित्त सेवा विभाग के सचिव, ठीक है, ये सारे चीज शामिल होते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल होते हैं। 2018 में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के लिए जिम्मेदार राज्य मंत्री, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, ठीक है ना, आईबीबीआई, ये हाल ही में गठन किया गया था, ठीक है ना, के अध्यक्ष, ये सारे चीज शामिल होते हैं। ठीक है ना, एफएसडीसी का उप समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो गवर्नर। ठीक है ना, तो यहां तक एक बात क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है ना, ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है ना, सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है दक्षिण और मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका को नहीं, नॉर्थ अमेरिका को नहीं शामिल किया इसमें। ठीक है ना, और ऑप्शन डी में है वियतनाम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? बताइए, ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी पिछले क्वेश्चन का दिया गया है उसको आप स्क्रीनशॉट करके या तो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो पढ़े थे ड्रैगन फ्रूट के बारे में, वो क्वेश्चन नंबर 55 है। तो उसका आंसर देखिए कि इसी साल गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या किया था? इसी साल मतलब पिछले साल 2021 में, ठीक है, कमलम रखा था। ठीक, इसीलिए ये न्यूज में आया था। तो ड्रैगन फ्रूट दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के लिए स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति फल है। ठीक है ना, और इसे पपीता या पिथाया कहा जाता है। फल का गुहा आमतौर पर, मतलब इसका गुदा जो है सफेद या लाल होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा डिटेल दिया गया है, लेकिन इसमें जानने योग्य बातें यही है कि देखिए, ड्रैगन फ्रूट का उम्र 15 से 20 साल होता है। ठीक, और उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर गर्मी का तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक, यही बात जरूरत रूप से आप देखिए, ये नहीं हरा पीला कैसा होता है, ये उतना जरूरी चीज नहीं है, मतलब न्यूज में आ गया। अब देखिए कि कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, तो दुनिया में सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो वियतनाम। ठीक है, जहां पर 19वीं सदी में फ्रांसीसियों द्वारा इस पौधे को लाया गया था। वियतनामी इसे थानलोंग कहते हैं, जिसका अनुवाद ड्रैगन की आंख का के रूप में होता है, माना जाता है कि मतलब इसी तरह से ये सामान्य अंग्रेजी नाम मूल्य है। इस और वियतनाम के अलावा देखिए, यह विदेशी फल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, श्रीलंका में भी उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सब भारतीय राज्य में भी उगाया जाता है। देखिए भारतीय राज्य में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आदि जगहों पर मिलता है। इसका फायदा क्या है?
तो ड्रैगन फ्रूट फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मंत्रालय के अनुसार ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले कोशिका की क्षति को मरम्मत एवं सूजन को कम करने के लिए और पाचन तंत्र सुधार करने में मदद करता है ये ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन ड्रैगन फ्रूट से ही संबंधित है। ड्रैगन फ्रूट जो जंगली कैक्टस की एक प्रजाति है का फल है, कहाँ का मूल निवासी है, मतलब मूल रूप से कहाँ पर ये उगते थे। ठीक है, कहाँ से ये मतलब दुनिया में फैला। ठीक, तो ऑप्शन में है चाइना, ऑप्शन बी में वियतनाम, ऑप्शन सी में दक्षिण एवं मध्य अमेरिका और ऑप्शन डी में है भारत। तो अभी कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये मूल रूप से कहाँ से पाए जाते हैं। तो ये मूल रूप से देखिए दक्षिण और मध्य अमेरिका के ये मूल निवासी है। ठीक है, कौन, ड्रैगन फ्रूट, वहीं से सारी दुनिया में फैला। ऐसे देख लेते हैं, इसका डिस्कशन में कुछ दिया गया है तो वही बात लिखा गया है कि ये इतना होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए ये यहाँ पर ये बात लिखा है कि दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का स्वदेशी जंगली कैक्टस की एक प्रजाति का फल है। ठीक, यही यही बस आप यदि भूले होंगे तो यही बात भूलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अनुसार एक सदस्य के पास मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यदि उसके पास संयुक्त राष्ट्र में अपने वित्तीय योगदान का भुगतान बकाया। ठीक है, क्योंकि कुछ देशों को ये वोट देने के अधिकार इस बार छीन लिए गए थे 2021 में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन न्यूज में आया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 23 या तो अनुच्छेद 19 या तो अनुच्छेद 21। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो अनुच्छेद होगा 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत ही संयुक्त राष्ट्र मतलब एक सदस्य के पास मतदान देने का अधिकार नहीं होगा इसी के अनुसार। ठीक है, यदि उसका संयुक्त राष्ट्र में जो वित्तीय योगदान देता है उसका भुगतान बकाया रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका यदि डिस्कशन में कुछ होगा तो देख लेते हैं। वही बात लिखा है कि चार्टर में 2 साल की छूट, 2 साल की छूट की अवधि प्रदान की गई, यदि यानी यदि बकाया 2 साल से अधिक समय तक लंबित है तो मतदान करने का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसको किसको निलंबित किया, ईरान को, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो ब्रेजाविल और मध्य अफ्रीका गणराज्य। ठीक है, और लिबिया को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, यूएनजीए ने अपने मतदान के अधिकार खो दिए इसमें। ठीक है, यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने मतदान के अधिकार खो दिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। नागी नेक्टी डैम, नागी नेक्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए अब ऑप्शन में है नरेंद्रपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है पलामू झारखंड और ऑप्शन सी में है उन्नाव उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में है जमुई बिहार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसका यदि डिस्कशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलराव, ठीक है, जम्मू जिले के विश्व प्रसिद्ध नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य नकटी पक्षी अभ्यारण्य में 15 जनवरी को आयोजित किया गया था। ठीक है, पिछले साल 2021 में। तो आयोजन देश भर के विशेषज्ञ इसी तरह से दिया गया है। ये याद रखना, इसमें फैक्ट ये है कि ये कहाँ पर है, तो ये बिहार के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, ठीक है, श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है केरल और ऑप्शन डी में है बिहार। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा,
बताइए। आंसर भी जो जो यदि जानते हैं, ये देखिए रिवीजन का वीडियो है, ठीक है। ये सारा घटना पहले बहुत पहले हो चुका है, ठीक है ना। ये केवल बीपीएससी के लिए, 67 बीपीएससी के लिए हम लोग कलेक्शन के तौर पर एक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे इसका आंसर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, केरल, ठीक है। केरल में श्रम आंदोलन संग्रहालय की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका डिस्कशन में देखिए क्या दिया गया है। वही बात है कि विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए भारत में अपनी तरह का एक पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लाह पूजा में शुरू किया जाएगा। अल्लाह पूजा वैश्विक हाउस पैटर्न केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। संग्रहालय विश्व श्रमिक आंदोलन के विकास और केरल में श्रमिक आंदोलन के इतिहास, चित्रों, दस्तावेज एवं अन्य प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रित करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। पारदर्शी ई गवर्नेंस, माने यही ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस के लिए किस राज्य ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है बिहार, केरल, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो बताइए कौन सा होगा? अवलोकन सॉफ्टवेयर कौन लॉन्च किया? देखिए सॉफ्टवेयर में आगे रहता है कर्नाटक, ये इसलिए आंसर होगा कर्नाटक, ठीक। अब देखिए इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया है तो देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए डिस्कशन में है 60 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन है। देखिए यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को, अवलोकन जो सॉफ्टवेयर है, अवलोकन सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर राज्य सरकार के 1800 कार्यक्रमों में किए गए व्यय प्रतिबंधों के आंकड़ों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। यह विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के अनुसार सरकारी अनुदान एवं विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटन प्रदान करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागयत मिशन, बागयत विकास मिशन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में ए में है महाराष्ट्र, बी में है गुजरात, सी में है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी में है बिहार, ठीक है। तो किस राज्य ने शुरू किया है? मुख्यमंत्री बागयत विकास मिशन, तो गुजरात ने शुरू किया है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे। तो अब इसका डिस्कशन में देख लेते हैं। इसे देखिए यह मिशन, ये मुख्यमंत्री बागयत मिशन, मुख्यमंत्री बागयत विकास मिशन जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? बागानी और औषधीय खेती से जुड़े किसानों के बीच किसानों की आय को दुगनी करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 62। किस राज्य सरकार ने स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन है ए में त्रिपुरा है, ऑप्शन बी में है मिजोरम, ऑप्शन सी में है मणिपुर और ऑप्शन डी में है हिमाचल प्रदेश। तो किसने दिया है? तो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने स्कूली लड़कियों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, स्कूली लड़कियों के लिए, तो ये होगा त्रिपुरा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन, जो भी छोटा सा होगा। त्रिपुरा सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 12 तक सभी लड़कियों का मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने, ठीक है, भारत ने किस देश के साथ एक हवाई अभ्यास का नाम क्या है? एक्स डेजर्ट 9
नाइट 21 का आयोजन किया है? तो ऑप्शन ए में है किर्गिस्तान, ऑप्शन बी में है इटली, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो बताइए किसके साथ ये एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया था? भारत सरकार, भारतीय हवाई अभ्यास हुआ था, ठीक है, भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये लगभग आसान सा सवाल था। तो इसका अब डिस्कशन में भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। 5 दिवसीय, ठीक है, कितना दिवसीय था? 5 दिवसीय। ये याद रखना है, भारत फ्रांस द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एक्स डेजर्ट कब हुआ था? जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, जोधपुर राजस्थान में, ठीक है। ये रिवीजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, इसलिए फटाफट देख लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है ना। केंद्र ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कितना 850 मेगावाट के रतले रतले पानी पन बिजली परियोजना की मंजूरी दी है? किस? ऑप्शन ए में लद्दाख, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? रतले पन बिजली परियोजना, ठीक है, जो 850 मेगावाट का है, वो होगा आंसर बी, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। इसका डिस्कशन में देखिए, रतले पन बिजली रतले रतले जल विद्युत परियोजना भारत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के किश्तवाड़ जिले में, ठीक है, चिनाब नदी पर। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चिनाब नदी पर रतले जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें 133 मीटर लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध, ग्रेविटेशनल जो बांध बनाया जाएगा। एक दूसरे से सटे 2 पावर स्टेशन शामिल है, ठीक है। दोनों पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता कितना है? 850 मेगावाट, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी के बारे में दिया गया होगा, इसका बजट 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 कितना है, ठीक है। देखिए ये बजट दिया गया है 5282, ठीक है ना, 5282 करोड़, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये सिंपल सवाल है, एक ट्रिकी सवाल है कि कमला हैरिस अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला और वहां तक पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। उन्हें देश का क्या मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है क्या? ऑप्शन ए में है 45वां, ऑप्शन बी में है 46वां, ऑप्शन सी में 47वां, ऑप्शन डी में है 49वां। देखिए इस बार इस तरह का सवाल यदि आ जाता है एग्जाम में, तो यदि आप नहीं जानते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका ये आसान सवाल था, गलत हो गया, इसीलिए ये सवाल हम दे दिए, ठीक है ना, ताकि आप पहले से कंफर्म रहे, किसी भी एग्जाम में पूछे आप फटाक से आंसर दे दीजिए, और वो भी गारंटी के साथ आंसर, ठीक है ना, एकदम करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। आंसर देखिए एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में आप हल्का सवाल रहे या भारी सवाल रहे, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये इस बात का करता है कि आप उसका आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। यदि मिस्टेक से आप आंसर गलत दे देते हैं तो आपका मतलब चला जाए। एग्जाम में यदि छोटा से छोटा सवाल आप यदि कंफर्म सही नहीं मार पाते हैं तो आपका वो नंबर चला जाता है, इसलिए हमने ये सवाल यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। ये आसान होगा, बहुत सारे लोग आंसर दे सकते हैं, तो दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 49वां, ठीक है, 49वां 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें, यहाँ पर ये भी बात याद रखना है कि जो बाइडेन जो था जो है वो 46वें राष्ट्रपति के रूप में, और कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किस बैंक ने अधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए मोबाइल ऐप इंस्टा एफ एक्स लॉन्च किया, ठीक है ना। ये बोला इंग्लिश में थोड़ा आसान बताए, इंस्टा एफ
लॉन्च किया ताकि किसी भी बैंक के ग्राहकों को बैंकों का विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से मिल सके। ठीक है ना। ये बात किस बैंक ने अधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए मोबाइल इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है। ठीक है ना। ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन ए में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में है एच डी एफ सी बैंक, एंड ऑप्शन सी में है आईसीआईसीआई बैंक, एंड ऑप्शन डी में है केनरा बैंक। तो कौन सा होगा, तो कौन सा बैंक होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा। ठीक है, ये राइट आंसर यही होगा। यही बैंक है जो अधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए मोबाइल ऐप इंस्टा एफएक्स लॉन्च किया है ताकि किसी भी बैंक के ग्राहकों के लिए को बैंकों के स्वदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड, स्वदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड तेजी से मिल सके। ठीक, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कशन में दिया गया है कि इंस्टा एफएक्स ऐप अधिकृत मनी चैलेंज मनी चेंजर्स अधिकृत मनी चेंजर्स को सक्षम करेगा जो बैंकों की भागीदार है। ठीक है ना। ग्राहकों को केवाईसी के सत्यापन डिजिटल रूप से और वास्तविक समय के आधार पर, मतलब रियल टाइम बेसिस पर होगा। ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक है जो मनी चेंजर को इस तरह की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना, भारत में ये पहला बैंक है आईसीआईसीआई। ठीक, इस बात को याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है ना, घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक, ठीक है, के सूची में रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है, एक बैंक नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में है कैनरा बैंक, ऑप्शन बी में है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी में है भारतीय स्टेट बैंक, एंड ऑप्शन डी में है आईसीआईसीआई बैंक। इनमें से 3 है, एक नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो वो है कैनरा बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिस्कशन में क्या दिया गया है। इन बैंकों की पहचान उसी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत की गई है जो 2018 में थी। ठीक है ना। आप देखिए, एक बैकेट होता है, ठीक है ना, उसका लिटरली मीनिंग होता है बाल्टी, लेकिन उसका एक ना बास्केट इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोई भी इन्फ्लेशन नापने के लिए, जैसे बहुत सारे अनाज या तो सब्जियों का बास्केट होता है, उसी तरह से एक टर्म है, समझे। ये बैकेटिंग स्ट्रक्चर के तहत की गई। ठीक है, अब एसबीआई बैकेट 3 में है। ठीक है, जबकि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक दोनों बैकेट 1 में है, बाकी सभी बैकेट खाली है। इन तीनों बैंक सितंबर 2017 को डीएसआईपी, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की सूची में है मार्च 2019। ठीक है, मार्च 14 मार्च 2019 तक संशोधित सूची जारी होने के बाद भी कोई नया बैंक इसमें नहीं जुड़ा है। ठीक है ना, इसलिए यही तीनों बैंक इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस सूची में किसी भी बैंक, देखिए इस सूची में किसी भी बैंक को जोड़ने के लिए आरबीआई के पास कई मानदंड है। मूल शर्त क्या है कि बैंक का आकार भारतीय जीडीपी का 2% से अधिक होना चाहिए। तो यही चीज फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें 3 ही शामिल है। ठीक, अब देखिए और कुछ दिया गया है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। काजा कैलाश, ठीक है, काजा कैलाश जो काजा कैलाश को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है इस्टोनिया, ऑप्शन बी में है लताविया, ऑप्शन सी में लिथुआनिया, ऑप्शन डी में है फिनलैंड। तो बताइए किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काजा कैलाश को पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, किस देश की है।
तो ये है ऑप्शन ए में है इस्टोनिया, ऑप्शन बी में है लताविया, ऑप्शन सी में है लिथुआनिया, ऑप्शन डी में है फिनलैंड। तो कौन सा होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसमें आंसर होगा इस्टोनिया ए, ठीक है ना, इस्टोनिया के है काला क्रॉस। ठीक, ये आप रिलेट करके देखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही बात यहाँ पर भी होगा। देखिए इस्टोनिया का राजधानी क्या है, तेलिन, और इसका मुद्रा यूरो है। ठीक है, यानी ये इस्टोनिया जो है इस्टोनिया जो है यूरो जोन में आता है। ठीक है ना, यूरो जोन में आता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, ठीक है, ब्रांड फाइनेंस के नवीनतम रैंकिंग के अनुसार सर्वोच्च भारतीय आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है। तो टीसीएस ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में जियो, ऑप्शन सी में इंफोसिस, ऑप्शन डी में है विप्रो। तो बताइए कौन सा है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बोलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, टीसीएस, इसी को कहा जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है ना, तो इसका डिस्कशन में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ब्रांड फाइनेंस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान, विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया। टीसीएस ब्रांड का वैल्यू 15 अरब अमेरिकी डॉलर रखी गई है। ठीक है, इस तरह से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, महामारियों के प्रति देश की प्रतिक्रिया, मतलब उससे किस तरह से निपटा गया है, प्रतिक्रिया को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक संकलित किया गया था। बताइए इनमें से कौन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसी को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और ऑप्शन सी में है प्रबंधन विकास संस्थान, और ऑप्शन डी में है लुई इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए इसमें हम हिंट दे देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, यूएनडीपी, इसी को कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए इनमें से कौन सा संगठन है जिन्होंने महामारियों के प्रति देशों की प्रतिक्रिया मापने के लिए कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक संकलित किया, बताइए तो कौन सा। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा डी, लुई इंस्टीट्यूट। बहुत काफी फेमस इंस्टीट्यूट है और बहुत इम्पोर्टेंट ये सूचकांक जारी करते हैं। ठीक है ना, ये काफी मान्यता प्राप्त है। ठीक, तो इसका देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, यदि कुछ दिया है। लुई इंस्टीट्यूट सिडनी स्थित, ठीक है, सिडनी स्थित, मतलब सिडनी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कितना 98 देश में कितना स्थान पर रहा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 86वां स्थान पर रखा गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, सरकार ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण NCLAT की एक नई शाखा खोली है। ऑप्शन ए में है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी में है हैदराबाद, ऑप्शन सी में है बंगलुरु, ऑप्शन डी में है चेन्नई। तो बताइए किस शहर में खोला गया NCLAT का एक नई शाखा, नया ब्रांच। ठीक है, तो कौन सा शाखा कहां पर खोला गया है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चेन्नई में खोला गया। अब देखते हैं इसका डिस्कशन में यदि कुछ दिया गया है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, देखिए यहाँ पर वित्त मंत्री,
ठीक है ना, और काम है कानून का। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल मोड में के माध्यम से चेन्नई में, ठीक, चेन्नई में कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT की नई शाखा का उद्घाटन किया। चेन्नई बेंच नई दिल्ली के बाहर लॉन्च होने वाला सबसे पहली ऐसा बेंच, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ब्रिक्स बैंक उसी को कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीनतम सदस्य, ऐसे नवीनतम सदस्य एक और जुटे हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे पहले 3 जुटे थे, ठीक है ना। तो उनमें से कौन कौन से जुड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बांग्लादेश, यूएई और पराग्वे। ऑप्शन बी में है नेपाल, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ऑप्शन सी में है नेपाल, सऊदी अरबिया और पराग्वे। और ऑप्शन डी में है बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। ठीक, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। ठीक है, इसके बाद एक और जुड़े हैं, उसका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। ठीक, तो इसका अब देख लेते हैं डिस्कशन में। तो ज्यादा डिस्कशन में वही बात लिखा गया है, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ, लिथियम रिफाइनरी, ठीक है, रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? कर्नाटक, ऑप्शन बी में है तेलंगाना, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। तो कहां पर स्थापित किया गया? तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक, अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए, लिथियम एक दुर्लभ तत्व है, ठीक है, जो आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया से आयात, भारत कहां से आयात करता है? तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, किया जाएगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा और इस रिफाइनरी में संसाधित किया जाएगा। किस रिफाइनरी में? तो यही गुजरात की रिफाइनरी में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया व चिली ने पिछले एक दशक से दुनिया में अग्रणी लिथियम उत्पादन के देशों के रूप में अपने पदों को अदला बदली की है, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने लिथियम भंडार का आक्रामक रूप से, मतलब बहुत ड्रास्टिक रूप से इसको विकसित किया है, ठीक है ना, ड्रास्टिक चेंज लाया है और उत्पादन में 2018 में लगभग 170% उछाल के साथ ऑस्ट्रेलिया विश्व पर सबसे पहले स्थान पर मजबूती से खड़ा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक, ऐसे 2 प्रमुख देश है लिथियम तत्व का उत्पादन करने वाला, लिथियम का उत्पादन करने वाला दोनों है, एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चिली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, और कुछ डिस्कशन दिया गया है, देख लेते हैं। दुनिया का, देखिए ये जानना जरूरी था, दुनिया में 2019 में दुनिया में शीर्ष 5 लिथियम उत्पादक देश कौन कौन सा है? पहला स्थान पर तो ये जान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दूसरा स्थान पर चिली, ये भी डिस्कशन हो गया था। चाइना में भी है, देखिए 10% के आसपास, 9.7%, ठीक है, अर्जेंटीना फिर जिम्बाब्वे है स्थान, और दुनिया में के 1.2% लिथियम आयन यूएसए में होता है, ठीक है, और ये 7वां स्थान पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये है 74, ठीक है, ये 74 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक, ऑप्शन ए में है के केलप्पन, ऑप्शन बी में है जी सुकुमार रन नायर, और ऑप्शन सी में है पी करुणाकर मेनन, ऑप्शन डी में है मन्नाथु पद्मन भानी और पिल्लई, ठीक है, पिल्लई। ठीक, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। इसका डिस्कशन में देखिए क्या दिया गया है, और इसका डिस्कशन में देखिए यहाँ पर दिया गया है मन्नाथु पद्मन भान जनवरी 1878 से लेकर फरवरी 25 1970 में केरल के एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में भाग लिया और सभी जातियों के लिए मंदिर खोलने की वकालत की, ठीक है। उन्होंने
बैंकम सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है ना। मैं भी भाग लिया और उन्हें नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। किन्हें? तो इन्हें, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। किस देश के महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों पर कर समाप्त नहीं किया है? ठीक है, किस देश ने महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों पर कर समाप्त नहीं किया है? ठीक है, ऑप्शन ए में है केनिया, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी में है स्पेन। तो हाल ही में जैसे यूनाइटेड किंगडम ने सैनिटरी उत्पादों पर वैट को हटाया है, इसलिए ये न्यूज में आया, ठीक है। तो इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। और इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेन ने नहीं हटाया, ठीक है। अब इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। स्पेन ने नहीं हटाया। यूके, देखिए यूके ने महिलाओं के सैनिटरी उत्पादों पर 5% वैट को समाप्त कर दिया है, जिसे अक्सर टेम्पन टैक्स कहा जाता है। टेम्पन टैक्स क्या है? तो सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को टेम्पन टैक्स कहा जाता है, ठीक है। विश्व स्तर पर कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कई अमेरिकी देशों के कई राज्य, ठीक है, कुछ ही देशों में सैनिटरी उत्पादों का शून्य टैक्स कर दिया गया है, ठीक है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका उन कुछ देशों में शामिल जिन्होंने सैनिटरी नैपकिन और टेम्पन पर सभी प्रकार के बिक्री कर सेल टैक्स समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन।